बीते 2024 साल की लोकसभा किसी रोलर कोस्टर राइड से कम बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर ये भी देखने मिला, मौका राम मंदिर का आया तब एक सन्यासी की तरह, एक भक्त की तरह गौरवपूर्ण तरीके से आध्यात्म को जागरूक करते हुए आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये भी देखने मिला, नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। पहला क्लिप देखकर आपको शायद लग सकता है कि बहुत पुराना मामला है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, अयोध्या के राम मंदिर की बात कम ही देखने मिलती है। लेकिन भूलिए मत, राम मंदिर का शिलान्यास इसी साल हुआ था और लोकसभा में उसके बाद एक स्पेशल सेशन रखा गया था, जिसमें सांसदों ने 25 जनवरी के राम मंदिर शिलान्यास पर बात रखी थी। इसी साल में दूसरा वाकया भी घटा, जब राहुल गांधी ने विपक्ष की जोरदार वापसी का ऐलान अपने भाषण से किया। आज हमारी इस खास पेशकश में देखिए 2024 के वो खास क्षण जिन्होंने इतिहास बना दिया, कुछ ऐसे मौके जो हमेशा के लिए भारत की लोकसभा के पन्नों में दर्ज हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। दर्शकों, याद कीजिए 2024 की शुरुआत में देश का लगभग पूरा विपक्ष दोनों सदनों से सस्पेंडेड था। कुल मिलाकर 146 सांसद शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंडेड थे। इनको सस्पेंड करने का कारण केवल इतना था कि वो संसद भवन में हुए हमले की जांच करने की मांग कर रहे थे। इन निलंबनों ने न केवल लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया, बल्कि करोड़ों मतदाताओं की आवाज को भी दबा दिया। द वायर ने इन निलंबनों का असर समझने के लिए एक गहरी गणना की। हमने लोकसभा और राज्यसभा के सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों का विश्लेषण किया और पाया कि लोकसभा में 99 निर्वाचन क्षेत्रों के 15.3 करोड़ मतदाताओं की आवाज़ संसद में खो गई। वहीं राज्यसभा में 18.43 करोड़ मतदाताओं की आवाज़ उनके प्रतिनिधियों के निलंबन के कारण दब गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सांसदों का निलंबन न केवल उनके बोलने का अधिकार छीनना है, बल्कि ये लाखों मतदाताओं की भावनाओं और समस्याओं को दरकिनार करने का प्रयास भी था। लेकिन ये 2023 के आखिरी सेशन में हुआ था, तो अब 2024 के और 17वीं लोकसभा की आखिरी सेशन के लिए ये सभी 146 सांसद फिर से सदन में लौटकर वापस आने वाले थे। बता दें कि ये 2024 का बजट सत्र भी था, तो परंपरागत तरीके से इसकी शुरुआत 31 जनवरी को हुई, जब निर्मला सीतारमण ने अपनी सरकार का व्हाइट पेपर पेश किया। ये आर्थिक नीतियों से ज़्यादा मोदी सरकार की तमाम नीतियों का एक रिकैप था। संसद में वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे कथित तौर से यूपीए के कार्यकाल में भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, जो उनके आते ही सुधर गई है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया, नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ। सीतारमण के व्हाइट पेपर पर कांग्रेस का ब्लैक पेपर भी आया, लेकिन सत्र का असली हाईलाइट रहा पीएम मोदी का 5 फरवरी का भाषण। इसी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सदन के पटल से अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया था। पीएम मोदी ने अपने 5 साल का ब्यौरा इसी भाषण में दिया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सुनिए इस भाषण की कुछ झलकियां। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं
लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। प्रधानमंत्री का यह भाषण कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इसी भाषण के बाद संविधान ये लोकसभा चुनाव का एक कोर मुद्दा बन गया। इस सत्र में चौधरी चरण सिंह समेत नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा भी हुई। इस सत्र में धड़ाधड़ कई बिल पारित किए गए। ये बजट सत्र खत्म होने वाला था 9 फरवरी को, लेकिन इसे एक दिन और बढ़ाया गया। 10 फरवरी को एक खास सत्र बुलाया गया जिसमें राम मंदिर के निर्माण पर चर्चा की गई। इस सत्र में कई नेताओं के भाषण हुए, लेकिन अमित शाह का भाषण इन सब में हाईलाइट रहा। इस आक्रामक भाषण में अमित शाह ने उनके सरकार की शुभंकर शुरुआत को गंतव्य तक पहुंचाने की बात की। आइए सुनते हैं अमित शाह का राम मंदिर पर किया वो भाषण। मौका राम मंदिर का आया तब एक सन्यासी की तरह, एक भक्त की तरह गौरवपूर्ण तरीके से आध्यात्म को जागरूक करते हुए आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लंबे समय से इस देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी। 70 साल तक, 68 साल तक देश ऐसे नेतृत्व में भटकता रहा, लटकता रहा। 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी को चुनकर एक सर्वगुण संपन्न नेता को चुनकर देश की सभी चुनौतियों को समाप्त। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर में रामलला की बाल प्रतिमा, मनोहरी दृश्य, आंख बंद कर देते तो सामने वो प्रतिमा दिखाई पड़ती। मान्यवर, इतनी मनोहरी प्रतिमा बनाने का काम हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। मान्यवर, एक प्रकार से समग्र भारतीय संस्कृति को मोदी जी के माध्यम से एक अभिव्यक्ति का काम भी। दोस्तों, अब वीडियो का सेकंड हाफ शुरू होने जा रहा है। 10 फरवरी 2024 के बाद लोकसभा की बैठक सीधे जुलाई के महीने में बैठी, लेकिन इसके बीच एक ऐतिहासिक चुनाव इस देश में पारित हुआ। भारत के 2024 के आम चुनाव के पहले और उसके बाद के लोकसभा सत्रों में जमीन आसमान का अंतर था। जैसे पिछले सत्र में राम मंदिर पर खास चर्चा बुलाई गई थी, वैसी चर्चा शायद ही इस नए लोकसभा में मुमकिन थी। लोकसभा के चुनाव ने सभी को चौंका दिया था जब भाजपा 240 पर अटक गई और साझा विपक्ष कुछ 235 सीटें ले आया। इससे पिछले 10 सालों से चल रही वन पार्टी रूल पर रोक लगने वाली थी और अब क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ने वाला था। नतीजों का असर लोकसभा में भी देखने मिला। अब लोकसभा में 10 साल बाद पहली बार एक नेता विपक्ष मौजूद था, राहुल गांधी के रूप में। सत्र की शुरुआत हुई 26 जून 2024 को। इस सत्र में गूंजा बस एक ही नाम और वो था मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर में कुकी और मैती समाज के बीच चल रही हिंसा को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और प्रधानमंत्री ने इस विषय पर कोई बात नहीं की थी। तो विपक्ष के सभी सांसद एक आवाज में मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इस मांग को माना भी गया था और पीएम को आखिरकार इस मामले पर भाषण करना पड़ा। पीएम मोदी का एक अलग रूप भी इस सत्र में हमें देखने मिला था जब उन्होंने खुद राहुल गांधी के भाषण को 2 बार डिस्टर्ब किया और एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोला। ये मोमेंट इस सत्र का हाईलाइट भी रहा और एक अंदेशा भी कि आने वाला काल संसद में कैसा होने वाला था। देखिए ये भाषण। अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं।
ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। राहुल गांधी का भाषण इस सत्र का हाईलाइट था, लेकिन अखिलेश यादव का भाषण सबसे ज़्यादा वायरल हुआ। लोकसभा में अयोध्या की सीट फैजाबाद से भी भाजपा की हार हुई थी और उनको हराने वाले थे अवधेश प्रसाद। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के सम्मान में एक कविता पढ़ी थी। आइए सुनते हैं उस कविता को और अखिलेश यादव के भाषण के कुछ चुनिंदा पलों को। ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज़, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हारी हुई सरकार विराजमान है, जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। शाबाश। इस मज़ेदार भाषण के बाद रुख करते हैं राज्यसभा का। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बांसवाड़ा में ये कहा था कि वो औरतों का मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। उन्होंने घुसपैठिया भी कहा था कांग्रेस पार्टी को, और कई ऐसी टिप्पणियां की थी जिसकी वजह से कांग्रेस इलेक्शन कमीशन भी गई थी। इन सभी भाषणों के बाद सदन पहली बार खुला था, तो राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब भाषण किया तो इन सभी बातों का प्रमाण उन्होंने मांगा। पी चिदम्बरम भी इस चर्चा का हिस्सा रहे। आइए सुनते हैं राज्यसभा का वो यादगार भाषण। गार्डियन ने कहा, नरेंद्र मोदी एक्यूज्ड ऑफ स्टायरिंग टेंशंस एज वोटिंग इन इंडिया कंटिन्यूज। आप जारी रखिए, भाषण कब दिया, कहाँ दिया, और उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए पार्ट को। प्लीज गो अहेड। How else does a member authenticate the Prime Minister's speech made in some part of the country? How else does he authenticate? Yes, I'll tell you. How else? Please tell us. No, How else does he I'll tell you. authenticate? I'll tell you. बोलिए, इसके आधार पर आप बहुत से पेपर को भी जरा अच्छे समझते हैं। कौन सा पेपर? वो तो चौकम्बर, ऑल पेपर्स, न्यूज पेपर्स। No, no. हाँ, नो, I'm so sorry. TV, I'm so sorry. newspaper, Anything can appear in a paper. जो कांग्रेस की राम मंदिर पर बुलडोजर की तैयारी नहीं 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 नहीं। सुनो, अरे फिर आपको ऑथेंटिकेट करना बोले ना। ऐसा खेल खेला जा रहा है, उनका मंगलसूत्र, उस पर भी इनकी नजर है। ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। और ऑथेंटिकेट क्या होगा? अब अगला सत्र था लोकसभा का बजट सत्र। इस सत्र का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा वक्फ को हटा देने वाला बिल। इस बिल को एनडीए के ही कई साथियों ने विरोध किया।
10 साल बाद पहली बार विपक्ष की ताकत एक असली राजनीतिक तरीके से सामने आई जब वक्फ बिल को जेपीसी में भेजा गया। अब इस पर पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद मिलकर चर्चा करेंगे और तभी आगे की राह निर्धारित होगी। वक्फ का जेपीसी में जाना और विपक्ष की आवाज़ संसद में मजबूत होना एक अलग राजनीति के संकेत दे रहा था, लेकिन इसके बाद हुए हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। इन चुनावों में खास करके महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद भाजपा और उनके साथियों को एक अलग ताकत प्रदान हुई है। यही कारण हो सकता है कि संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लाने के लिए 2 बिल लोकसभा में पेश किए गए। पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198, बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। India is a union of states, and so therefore this excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme. सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। I request the government can take up the matter with JPC so that can be discussed there and bring back the bill to the house. Thank you, sir. माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी। Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House, and therefore they need to be opposed ab initio, and the introduction of those bills have to be stopped. जब सभी को लगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद ये सत्र अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तभी कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा के दौरान अमित शाह के भाषण में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सभी लोग अंबेडकर का नाम लेने लगे। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। सर, हम कोई नया मुद्दा लेके नहीं आए। जो मुद्दा यहां पर अमित शाह ने उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था
कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी नहीं अगर ऐसा ही भगवान का नाम अगर लेते तो 7 जन्म में आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। तो दोस्तों, ये था एक छोटा ब्यौरा बीते 2024 की लोकसभा प्रोसीडिंग्स का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में ये भी लिखिए कि आपको 2024 में कौन से भाषणों ने प्रभावित किया था, कौन से ऐसे भाषण थे जो इस लिस्ट में हो सकते थे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से आज इतना ही। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।